जी बिल्कुल आ गए। थैंक यू जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपका भी जज़ाकल्लाह, और जिन्होंने आपको गाइड किया अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। ओके जी, जी सर, थैंक यू सर। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। आई होप कि ये स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपसे। अब हम चलने लगे हैं जी अपने काम के ऊपर। व्हाट इज़ द कैलकुलस। कैलकुलेटर आप देने लगे अभी? तलहा चलिए। जी, कुछ मुझे बताएं इसके वो कहाँ पे कैलकुलस के पावर पॉइंट पे नहीं, वैसे कुछ कैलकुलस के बारे में बताएं जी। कैलकुलस किसे कहते हैं, कोई बच्चा जवाब दे ज़रा। व्हाट इज़ कैलकुलस? जी, कोई बताए कैलकुलस क्या होती है? जी, कोई नहीं बता सकता? कोशिश करें, ज़रा हिम्मत करें। जी, मोहसिन आप हैं? मोहसिन नहीं। सलमान आप? जी सर। अच्छा तो सर जी, वालेकुम सलाम। बेटे बताएं ना, कैलकुलस में बेसिक में सर, बेसिक क्या होता है? सर हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं हम प्रॉपर्टीज के साथ जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल के ऊपर या फंक्शंस के ऊपर नहीं होती हैं। नहीं, वो तो बेटा कैलकुलस के अंदर आ गई ना। अगर आपसे पूछता है कोई कि यार आपने एमएससी की हुई है या एमएससी ऑनर की है, आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर दे के पास भी करके इंटरव्यू में आए हैं, वो पूछता है जी कैलकुलस आपने पढ़ानी है, तो आप कैलकुलस किस तरह डिफाइन करेंगे? तो वो आज मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ कैलकुलस। ये क्वेश्चन भी आप अगर कंटिन्यूस चेंज होता है कैलकुलस में। हाँ जी बिल्कुल, वो तो शाबाश, बिल्कुल ठीक है। सर देखिए मैं बताना जी चाहता जी, हूँ थोड़ा सा। ज़रूर बताइए, बिल्कुल बताएं, जिसको आता है वो ज़रूर बताएं। सर ये कैलकुलस जो है वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जी जी जी, और इसमें हम चेंज को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक हो, शाबाश शाबाश होगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बीएससी आपने यहीं से स्टार्ट करनी है। आज समझ लें कि आज से आपने तैयारी शुरू की है, बाकी भी करें लेकिन ये चीज़ें ज़रूर समझें। दिस इज़ द कॉल्ड द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। इसने कैलकुलस ने हमारी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसने कितना का चेंज किया है, मैं आपको ये ज़रा प्लीज़ देखिएगा। बेबीज़ जो हैं, बच्चे, आप मैं जब छोटे थे तो हमारे में चेंजिंग आई है लाजमी तौर पे। किसी हवाले से भी मैंने एक ऐसी चेंज पकड़ी थी, वेट चेंज हुआ है हमारा। इसी तरह आप देखिए कि जो बैंक बैलेंस है इंसान का, जो मनी है, वो कभी बढ़ती है कभी ज़्यादा होती चेंज जा रही है। आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। रहने दो सही। आपके फेसबुक के दोस्त जो हैं वो डाटा आपका चेंज हो रहा है। इसका मतलब है दुनिया में हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं आप देखें तो चेंजिंग ज़रूर है। कैलकुलस असल में अगर आपसे पूछे तो आप ये कह दीजिएगा जी, कैलकुलस इज़ द जर्नी फ्रॉम एवरेज रेट टू इंस्टेंटेनियस रेट। सिंपल लिख लो। डेफिनेशन। ये आवाज़ आ रही है मुझे किसी की, आप ज़रा म्यूट करें, या बेटा अगर क्वेश्चन करना है तो आप ज़रूर करें, नहीं तो फिर आप ज़रा सुने हमें। कैलकुलस जो है उसने एवरेज रेट से हमें इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ लेके आए हैं। अभी मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ कि ये क्या है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। पहले देखिए कि कैलकुलस के बगैर हमारी ज़िंदगी कितनी बुरी थी। विदाउट कैलकुलस यू जस्ट ओनली सॉल्व द फाइनाइट सम। फाइनाइट सम होते थे, आप उनको प्लस करते थे। लेकिन कैलकुलस ने हमें हमारी ज़िंदगी में इतनी आसानी पैदा कर दी है कि अब तो हमारे पास कोई भी इन्फिनिट सम हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा के यू नो दिस इज़ ए ओवर 1 माइनस आर, जो भी फार्मूला है आर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हम उससे भी इन्फिनिट सम को भी निकाल दिए। देखिए अब और देखें क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में। कैलकुलस के बगैर वी जस्ट ओनली फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन
जी ठीक हो गई। ये क्या कहाँ चले गई सारी फाइलें? ये पड़ी हुई शायद। जी ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था जी। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी सर आ रही है आवाज। ओके ओके। देखिए विदाउट कैलकुलस जो है, विदाउट कैलकुलस हमारा कितना मुसीबत हमारी जान को पड़ गई। कैलकुलस को निकाल दें आप अपनी ज़िंदगी में तो फिर देखिए क्या हमारी ज़िंदगी कितनी मफलूज हो गई है। मैं थोड़ी सी बेस बना रहा था आपकी, ताकि आपको ये सारे नोट्स में अभी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अभी कभी पढ़ाना पड़े तो आप ज़रूर पढ़ाएं। विदाउट कैलकुलस वी आर ओनली इंटरेस्टिंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। व्हाट अबाउट द कर्व्स? अगर हमें कोई कहता है कि जनाब लें जी इसकी इसका इसका इसकी लेंथ फाइंड करें, तो मुझे बताएं किया कि नहीं हमने फाइंड प्लेन कर्व्स में? प्लेन कर्व्स हमारी बड़ी फेवरेट है, तो बताएं। हमने सारी लेंथ फाइंड कर ली, हमने तो हर जगह की लेंथ फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस। जी विदाउट कैलकुलस देखें, ये जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, वी आर ओनली फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेट ऑफ चेंज को सॉल्व कर सकते थे। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी एवरेज रेट को हम फाइंड कर सकते थे विदाउट कैलकुलस, कि आपने ए वेक्टर है बी वेक्टर है उनको ऐड करके डिवाइड किया, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसको तो हम नहीं फाइंड कर सकते। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ से अगर कोई आपने एक बॉल फेंका है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो अगर मुझे कोई कहता जनाब आप इस जगह पे मुझे बताएं टी, अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ जी 3 सेकंड के ऊपर, आफ्टर 3 सेकंड बॉल की पोजीशन क्या होगी किसी भी लम्हे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो कैलकुलस का कमाल है, कैलकुलस की खूबसूरती है, कैलकुलस की ब्यूटी है कि हम किसी भी लम्हे पे हम उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। यही आप खूबसूरती देखिए कि मैं क्या क्या बातें करूं आपसे, तुझे क्या सुनाऊं मैं, क्या मैं सुनाऊं बातें कैलकुलस की, क्या बात है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। देखिए जब आप दो लाइन भी आप निकालते थे तो उसके लिए भी तो आपको 2 पॉइंट हम लेते थे, फिर हम उसकी स्लोप निकालते थे। याद होगा आपको, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और अगर ऐसा हालात हमारे ख़राब हो जाएं कि जनाब हमारे पास लाइन ही एक हो, सॉरी पॉइंट ही एक हो, तो मुझे बताएं कैसे आप इसको इसकी टेंजेंट लाइन निकालें, बताएं ज़रा। हाउ कैन यू फाइंड, बताएं ज़रा, कोई बताए मुझे बंदा। अगर एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट है तो कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, बताएं। शाबाश, ट्राई कीजिए। देखिए ना, आपने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन करना है। मैं ये थोड़ा सा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करें मुझे बताएं जी। मगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई बंदा कि जनाब आपको मैंने एक पॉइंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है, लेट अस सॉरी ये मैं एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है आपके पास, जस्ट ये लें, तो आप इसकी निकालें तो मुझे बताएं। तो देखिए इसका भी हमने हल कर लिया मसला। इसके नेबर में अभी मैंने आपको बताया था, उसमें भी हमने इसके नेबर में एक पॉइंट लिया और फिर आपने सारी वो डेफिनेशन पढ़ी है कि जब Q जो है वो P को अप्रोच कर जाएगा तो वो एक ही डिस्टेंस हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो साथ साथ पूछते जाएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये सारी मैंने तफसील लिखी है, और भी थोड़ा देख लें। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स को हम कैलकुलेट करते थे विदाउट कैलकुलस, और विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। कोई भी वेरिएबल फोर्स है उसका भी वर्क डन फाइंड कर लेते हैं।
कैलकुलस के बगैर हम क्या करते थे, वी ओनली यू नो फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स का मुराद ये है कि आपके पास सर्कल होता था, आपके पास यू नो रेक्टेंगल थी जो वेल नॉन स्टैंडर्ड शेप्स थी। तो अगर इरेगुलर शेप्स हो जाती तो फिर हम क्या करते, तो उसका भी फिर हमने एरिया निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। अब देखें, हमने कोई रेगुलर पॉलीगॉन थी, उसको सिर्फ हम उसका सेंटर निकालते थे कैलकुलस के बगैर, लेकिन इरेगुलर पॉलीगॉन जब आती थी तो हम अपने हाथ खड़े कर लेते थे, लेकिन कैलकुलस ने हमें इरेगुलर पॉलीगॉन्स को भी सॉल्व करना बताया। फिर देखिए, आप विदाउट कैलकुलस आप 3D शेप्स का वॉल्यूम निकालते थे, ओनली जो क्यूबाइड थी या जो वेल नॉन थी, बाकी हम नहीं करते थे। तो इसकी हेल्प से जनाब ये भी काम हो गया। उसके बाद सॉलिड मैस निकालना था, कांस्टेंट डेंसिटी को ट्रीट करते थे, लेकिन इसने हमारा वेरिएबल डेंसिटी को भी ट्रीट, इस तरह और बहुत ज़्यादा इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, ये भी ज़रा देखिएगा, एक ये क्या कहती कैलकुलस और ये मैंने जब इसको स्टडी किया है ना इन माय पीएचडी, तो मैं बड़ा ही हैरान परेशान हूँ। आपको भी देखिए, अभी भी आप भी थोड़ा सोचेंगे कि देयर आर द टू मेन ब्रांच ऑफ द कैलकुलस, वन इज द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड अदर इज द इंटीग्रल कैलकुलस। ऐसे ही है ना, देखिए जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये लेबनीज ने 17th सेंचुरी में तकरीबन हुई है ईजाद, और इंटीग्रल कैलकुलस और इसका आपस का जो डिफरेंस है ना, मैं अगर इसको आपको यहाँ से समझाना चाहूँ, देखिएगा ज़रा, आप भी पढ़ाने वाले हैं, आपको इंशाल्लाह ताला इनका फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा कि आप किसी से डिस्कशन करनी हो तो आप उससे कर सकते हैं। ओके, देखिए ज़रा गौर से, इफ़ आई चूज द डिफरेंट कलर, लुक एट दिस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1800 साल का है। अल्लाह अकबर। यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस पहले इजाद हुई है और डिफरेंशियल इक्वेशन उसके 1800 साल के बाद इजाद हुई है, लेकिन इनके दरमियान जो रिश्ता है वो खूनी रिश्ता है। खून का रिश्ता समझ लें, उतना गहरा नहीं है, लेकिन जितना इनका आपस का रिलेशन है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। लुक एट दिस, मुझे कोई कहता जनाब आप बल्कि आसान कर लेते हैं, कोटेंजेंट, चले कोटेंजेंट एक्स है जी, ओके। वो कहता जी आप इसकी इंटीग्रेशन करें। मैं देखिए करने लगा हूँ, मैं इसको लिखता हूँ cos x डिवाइडेड बाई sin x। बस कर जा नहीं, cos x ओवर sin x। अब देखिए जरा यहाँ पे कि मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, इसका आंसर ln ऑफ sin x प्लस सी। अब मुझे बताएं, मैंने डिफरेंशिएशन नहीं यूज़ की, मैंने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन यूज़ कर ली है। किस तरह मैंने डिफरेंशिएशन यूज़ की है, देखिए ज़रा, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ था ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव, हालांकि हम तो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, लेकिन हमने तो वो डेरिवेटिव्स वाला भी यूज़ किया। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन करनी है, हमें डिफरेंशिएशन को भी साथ ही लेके चलना पड़ना है, नहीं तो इसके रिजल्ट्स हम नहीं कर सकते। और भी कई जगहों पे देखें, अगर कोई फंक्शन है लाइक यू नो टेंजेंट ऑफ यू नो क्यूब एक्स, इसके आगे आप सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव देखिए आगे पड़ा हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, और यही मैंने बहुत लिखा है कि बोथ कॉन्सेप्ट्स वर बोर्न सेपरेट टाइम एंड सेपरेट प्लेसेस, लेकिन 1800 साल का डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ये करती है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि बैंक में देखें, फेसबुक में देखें, आप अपनी हाइट को देखें, आप अपने दूसरे मामला को, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रही है, और जो चेंज होती है कितनी तेज़ी से चेंज कर रही है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में ये देखते हैं हाउ मच समथिंग अक्यूमुलेट,
कोई चीज़ कितनी जल्दी से इकट्ठी हो रही है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इंटीग्रल हमारी यही हेल्प करता है कि कितनी तेज़ी से कोई चीज़ जो है वो इकट्ठी हो रही है। और खूबसूरत बात आखिरी, फिर हम निकलते हैं। मेरा तो दिल करता है इसकी स्लाइड के ऊपर और बात की जाए, लेकिन आपका फिर टाइम ना ज़ाया हो जाए। दिस इज़ द कैलकुलस, देयर आर द बेसिक टू फंडामेंटल टूल्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। वन इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, ये 17th सेंचुरी में लेबनीज ने काम किया है। ये मैंने उसकी तारीख पैदाइश भी लिखने की कोशिश की है। बिफोर ग्रीक, या 250 BC में हुआ है। इनका आपस में 1800 साल का फ़र्क है। ये किसी और जगह इजाद हुई है और ये किसी और जगह इजाद हुई है। और इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन का, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है और ये कितनी तेज़ी से इकट्ठी हो रही है। दोनों अलग-अलग जगहों पे हुई है, लेकिन इनका आपस में खून का रिश्ता है। वो मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है। ओके, ये बड़ी खूबसूरत बात है जी, फंक्शन के बारे में। ये सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा हम इसको गो थ्रू करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ साथ साथ कर लीजिएगा। अगर किसी को शर्म आ रही है क्वेश्चन करते वक्त तो कोई बात नहीं है, वो बाद में मेरे से व्हाट्सएप पे कर ले, मैं उसको आंसर दूंगा। जी 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 सर, अगर इंटीग्रेशन सर पहले थी ना और बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, तो जी जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन जहाँ पर यूज होगी साथ जो है ना डेरिवेटिव भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहले जब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी तो पहले कैसे जो है ना इसको सॉल्व किया जाता था इंटीग्रेशन इक्वेशन को? जी, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होती थी ना, बहुत सारे प्रॉब्लम जहाँ पे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते थे वो सॉल्व नहीं होती थी। मैं आपको इस तरह फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ज़रा, एक नई स्लाइड लेते हैं, लुक एट दिस। जब ये नेचुरल नंबर स्टार्ट बन गए हैं ना, इसके पीछे भी पूरी एक कहानी है। दिस इज 1 2 and 3 और 1 2 3, ये भी आप याद रखा करें कि 3 ही डॉट लिखते हैं। 10-15 लिखेंगे तो वो बड़ा बैड इंप्रेशन। 3 स्टैंडर्ड डॉट होते हैं इन्फिनिट्स के लिए। मैंने देखा है लोग 50-50 डॉट लिख रहे होते हैं, तो वो इन्फिनिट जो है ना वो 3। अच्छा देखिए, जब ये ईजाद हुआ है ना द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। एक साहब थे, वो मैं पढ़ रहा था उनकी हिस्ट्री। मैंने ज़ीरो के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 किताबें पढ़ी हुई हैं। तो मैं पढ़ रहा था कि उसकी जेब किसी ने काट ली, जेब हो गई या जो भी उस वक्त उसने कोई पहना होगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ, वो दोबारा भाग के आया मैथमेटिशियंस के पास कि यार मेरी जेब में अब क्या बचा है। अब ये दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड एस्टोनिशिंग थिंग फॉर द मैथमेटिशियंस। वो उन्होंने कहा हो यार, ये तो हमें खुद भी नहीं पता था। तो फिर इन्होंने इसमें एक नंबर और डाल दिया, दिस इज 0 1 2 एंड 1 डॉट 2 डॉट, और फिर ये होल नंबर उन्होंने बना दिया। लेकिन इसके भी मिसाइल फिर आपको पता चलते रहे चलते, तो उस वक्त तक ये मैथ कंप्लीट था, फिर आगे ये आ गया। अब तो आपको पता है फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक डील करते हैं। हो सकता है कोई बंदा इससे भी आगे ले जाए। तो उस वक्त जो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम थे वो ये ही सॉल्व होते थे कि एक्स को इंटीग्रेट कर लें, इसकी जो भी इंटीग्रेशन बनती है। उस वक्त वो वाला काम नहीं था। जी सर अगर एक्स को भी हमने इंटीग्रेट करना तो इसके लिए तो भी हम डेरिवेटिव ही देख रहे होते हैं ना। तो विदाउट डेरिवेशन मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी इंटीग्रेशन पॉसिबल तो नहीं है। मुझे पता है, मेरी बात सुनो। वो आप फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की, किसका वो हम देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि किसका ये फंक्शन। ये सारी बातें बहुत बात की हुई हैं, बहुत ज़्यादा बात की, फिर हमने चीज़ें सर एक ढूंढनी बात शुरू। करनी जी सर, जी जी एक बात करनी थी कि ये भाई जो कह रहे हैं ना, तो जो डिफरेंशिएशन है ना उसके रूल्स होते हैं, और जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हम टेक्निक्स यूज करते हैं, नॉट रूल्स, सम रूल्स एंड अदर टेक्निक्स। चले, ये ठीक हो गई डिस्कशन, हमारी किसी और तरफ चले गई। लुक एट दिस, ये हमें फटाफट हम गो थ्रू कर लेते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। देखिए, अगर आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है तो वो उसकी जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये भी देखिए कैसे होता है, ज़रा मैं आपको बता दूं। आपको सारी बातों का ये पता ही है जनरली। ये देखिए, आप देखिए, ये अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इसका एरिया जो है
वो आपको तो लेंथ इनटू विड्थ है। अगर मैं इस एरिया को छोटा कर, इसकी साइड्स को मैं कम करता हूँ, लुक एट दिस, तो एरिया भी तो कम होगा ना। या मैं अगर इसकी साइड्स को बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली एरिया जो है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो हर चीज़ आप याद रखिए किसी ना किसी चीज़ के डिपेंड कर रही है। इवन कि आप जब ये फ्रूट श्रूट लेने जाते हैं ना, लाइक मैं अगर ये तराजू बनाऊं तो क्या होता है कि यहाँ पे वो जो एप्पल शैपल फर्ज करने डालता है, यहाँ पे वेट डालता है, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आप जितना वेट ज़्यादा डालते हैं ये कम हो जाती हैं, बराबर हो जाता है, कम हो जाता है, ये सारा एक दूसरे के ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन एक वह चीज़ है, अल्लाह की ज़ात जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये भी एक दफ़ा किसी ने सवाल पूछा था इंटरव्यू में, जी कोई डिपेंडेंट ऐसी बताएं जो डिपेंडेंट ना हो, तो उसका आंसर ये वाला है। ओके, व्हाट इज़ दी फंक्शन? फंक्शन आपको पता है जी, वो पहली बात ये है कि ये बेहतरीन डेफिनेशन है जी, आई ऑलवेज यूज दिस डेफिनेशन। वो जो डेफिनेशन होती है, लिखते हैं ना जी आप, डोमेन जो है वो सेट ए होना चाहिए, वो भी ठीक है, और बिजी नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन ये मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छी है। क्या है इसका मतलब, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ए सेट है, कोई भी बी सेट है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, फंक्शन उनका कोई सबसेट होना चाहिए, पहली बात ये है। और कोई भी आप एक एलिमेंट लेंगे ना, उसका इमेज जो है, ये उसका इमेज है, वो भी उस फंक्शन में मौजूद होना चाहिए। ये वही बात है लाइक अगर ये एक सेट है तो कोई भी अगर आपने यहाँ से एलिमेंट लिया तो उसका इमेज ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है और उसका इमेज ही कोई नहीं आया। ये मैंने जो लफ्ज़ लिखा हुआ ना फॉर ऑल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब कोई भी आप जो सेट लिखते हैं, सॉरी कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसका इमेज होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब ये कि ये ऐसा ना हो कि एक जगह से दो इमेज बनने शुरू हो जाए। वो कहते हैं अगर एक सेट ए है और ए और बी और ए और सी लिए जाएं फंक्शन, तो देखिए ए का इमेज बी है और ए का इमेज सी है, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ये दोनों फिर एक ही होंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिकनेस ऑफ द फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर इसको दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा जी, समरी मैंने बयान करने की कोशिश की। अगर एक सेट है, उसकी कार्डिनलिटी m है। कार्डिनलिटी का मतलब है उसमें अगर m एलिमेंट्स हैं, दूसरे में n एलिमेंट्स हैं, तो ये सारा आप रीड कर लीजिएगा। इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ऑर्डर पेयर कितने होंगे, और फंक्शंस कितने बन सकते हैं। दिस इज़ वन फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन ये कितने होंगे। ये सारे मैंने आपको भेज रहा हूँ थोड़ी देर तक, ये आप देख लीजिए। इसके ऊपर हम टाइम ज़ाया नहीं करते। आगे चलिए ज़रा, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स सॉल्व की हैं कि अगर एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे। टाइम फिर ख़त्म हो रहा है जी, थोड़ा सा रह गया, लेकिन मेरा ख्याल है हम इसको फिर क्लोज करेंगे, बाकी हम अगली इनिशिएशन में करेंगे। ये मैंने सारा इसमें कोशिश की बताने की। अगली स्लाइड पे ज़रा देखिएगा, ये भी वही है, इसकी एग्जांपल है। जी, ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने अपनी कोशिश तरफ से मैंने एग्जांपल सॉल्व की है, ये भी आप देख लीजिए। जी, फंक्शन के बारे में एक और ये बात होती है कि हम वर्टिकल टेस्ट लगाते हैं। जिस तरह ये सर्कल देखिए, इसको 2 जगहों से इसने कट किया, 2 जगहों से करेंगे तो वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि एक ही जगह पे उसके 2 इमेज आ गए। वैसे भी वो आपको पता है वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 कर लें तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग आ जाता है। तो ये देखिए, ये अगर आप पराबोला लेते हैं तो पराबोला जो है वो ये भी फंक्शन नहीं है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ और चीज़ होती, फंक्शन और होती। हॉरिजेंटल लाइन के लिए 1 1 अगर आपने चेक करना है ना, कोई भी फंक्शन 1 1 है तो आप उस पर लगाएंगे हॉरिजेंटल टेस्ट। दिस इज़ वर्टिकल टेस्ट होता है यू नो फॉर चेकिंग द फंक्शन, और हॉरिजेंटल टेस्ट होता है उसकी 1 1 चेक करने के लिए। जी, मैंने लिखे तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो बाइजेक्टिव हैं उस वक्त जब तक उनकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट ना किए जाए। जितने भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होते। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं अपनी छोटी क्लास में।
ये मेन कहानी है। फंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, या इनटू होगा या ऑन टू होगा। अगर रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल आ जाए तो वो ऑन टू है, अगर वो रेंज जो है वो सबसेट हो जाए को डोमेन का, उसको हम इनटू कहते हैं। इनटू में भी आगे दो कैटेगरीज हैं, या वो मैनी टू वन होगा या वन टू वन हो। ऐसी चीज़ें पूछ लेते होते हैं मैनी टू वन वगैरह, चूँकि उनको एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे ने ज़्यादा जोर इसी पे देना होता है, वन टू ऑन टू बाइजेक्टिव वगैरह पे। अगर डोमेन में से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें लेकिन वो किसी एक जगह पे मैप करें तो वो वन टू वन है, और अगर दो डिस्टिंक्ट लें और वो ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, मैं इसको लिखता हूँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। इसी तरह इसी को आप यहाँ पे लिख लें। मिसाल के तौर पे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये ऑन टू फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये मैनी टू वन है। क्योंकि जितना मर्जी इसमें लिखते जाएंगे उसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल ही आएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ, टाइम ख़त्म होने वाला है जी। क्लासिफिकेशन फंक्शन की 3-4 तरीके से करते हैं, या डोमेन और रेंज से हमें अंदाज़ा हो जाता थोड़ा बहुत, या हम उसको ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, या फिर हम इसको किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर जाते हैं। ये भी देखिएगा ज़रा जी, ये ज़रा देखिएगा। फंक्शन इवन फंक्शन जो होता है वो ऐसा फंक्शन होता है जो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और ऑड फंक्शन होता है जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। अब इसको ज़रा देखना है हमने थोड़ा गौर से कि क्या है। वो कहता है जी कोई भी आप डोमेन में से लेंगे एलिमेंट तो आपके पास उसी डोमेन में -x भी होना चाहिए जो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करें। ये असल में जब ये बच्चे ये वाली डेफिनेशन लिखते हैं एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये गलत डेफिनेशन है। इससे पहले ये ज़रूर लिखें कि एक ही डोमेन में आना चाहिए। अब देखिए ज़रा एग्जांपल ज़रा देखिए ये वाली, ये मैंने अगर यही एक ग्राफ बनाऊँ इतना सा ही, तो इसके ये चूँकि इवन फंक्शन होगा तो इसी को उल्टा करके ना यहाँ से इसके सिमेट्रिक बना दें। मैं कोशिश करूँगा एक यूट्यूब पे ना मैं घर में कोई वाइट बोर्ड के ऊपर ना वीडियो बना के तो आपको दिखाऊं, चूँकि इस वक्त मैं आपको नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ। लुक एट दिस फंक्शन, 2 पे इसका इमेज 4 है और -2 पे इसका इमेज 4 है। मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना ये ग्राफ। अगर मैं इसको समझाऊंगा तो टाइम फिर लग जाएगा थोड़ा बहुत, और ये ना हो कि हमारी मीटिंग ही वहाँ पे ख़त्म हो जाए। देखिए ज़रा जल्दी जल्दी हम देखते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। लुक एट दिस, ये देखें ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। अगर देखिए मेरे पास फंक्शन है एक, लुक एट दिस, दिस इज द एक्स स्क्वायर। आप इसको 2 पे चेक करें, 2 पे इसका आंसर आएगा 4 डेफिनेटली। ये यही लिखा हुआ है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और उससे अगले वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। और अगर आप इसको -2 पे चेक करेंगे तो तब भी इसका आंसर 4 है। ये देखिए आपके सामने, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको अलोंग द वाई एक्सिस, यहाँ से मैं सिर्फ जस्ट इसका रुख मोड़ दूँ अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये फंक्शन जो है वो आपका बनेगा इवन फंक्शन। और ये सारी सारी एग्जांपल्स हैं। कॉज एक्स की आपको पता है वो इवन फंक्शन होता है, साइन एक्स जो है वो इवन फंक्शन नहीं होता। लेकिन मैं इसको ना आपको थोड़ा सा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी। ये असल मेरा टारगेट था आज का ना कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ये आप पढ़िएगा। ये सारी बातें आपको पता हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई भी ज़िंदगी में पूछे जी इसकी पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है और को डोमेन क्या होती है, आपने हमेशा याद रखना है इसकी जो डोमेन होगी वो हमेशा रियल नंबर्स होती। कोई भी दुनिया का आप पॉलिनोमियल फंक्शन पकड़ लें, कोई सा भी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ कैसे होगा, ये कोई भी फंक्शन ले लें आप। मिसाल के तौर पे मैं ये लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमें को मुश्किल सा वो कहता है जी x39 प्लस 5x टू द पावर 20 सपोज। वो कहता है जी ये बताएं जिसकी डोमेन क्या होगी। अब आप क्या करेंगे ये नहीं देखना, आपने बस एक जहन में रखने, ये आपको पॉलिनोमियल फंक्शन नज़र आ रहा है तो इसकी डोमेन जो है वो बस रियल नंबर है।
और एक याद रखना कि हमेशा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ कंटिन्यूस होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन की कुछ हालात ऐसे हों, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सबसे जो अहम बात है ना, वो है इसके नंबर ऑफ बेंड्स। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके बेंड्स कितने होंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक इसकी सिंपल बात बताता हूँ। मैं एक ये बनाता हूँ, ये पैराबोला, या इसकी शेप यूँ हो सकती है। अब आप देखिए कि इसमें जो बेंड है ना, एक बेंड है ये वाला, और एक ही यहाँ पे इसका बेंड है। जितना फंक्शन होगा ax² में लिखता हूँ, पॉजिटिव होगा तो शेप और होती है, नेगेटिव होगा तो और शेप होती है, ये आपको पता ही। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी है, 2। जितनी पावर होगी किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की, उसमें से आपने कर देना एक कम, उतने वो बेंड होंगे कम। मिसाल के तौर पे इस वक्त देखिए ये इसकी पावर है 2, तो अगर 2 में से मैं 1 माइनस करूं तो इस शेप में एक बेंड होना चाहिए, और वो आपको नज़र आ रहा है एक बेंड है। अब देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, लाइक दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसमें जो नंबर ऑफ बेंड्स होंगे वो आप 2 मिलेंगे आपको, एक ये बेंड है और एक यहाँ पे बेंड, यही मैंने लिखा हुआ है। हाउ मैनी टर्न्स, हाउ मैनी बेंड, ये डिसाइड करेगा द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और n 1 या 1 से बड़ा। अब देखिए 1 से क्या मुराद है, अगर आप ये लेते हैं ना 1 लीनियर फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर ये ख़त्म हो जाती है ना 1 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम बाकी इंशाल्लाह ताला कल या परसों स्टार्ट करेंगे मैं, लेकिन नोट्स में आपको सारे भेज दूंगी। ये देखिए दिस इज़ द लीनियर, तो इसमें बेंड कितने होंगे, 1 माइनस 1 0, नो बेंड। तो कोई आपको लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन में कोई भी बेंड आपको नज़र नहीं आ रहा। ऐसे भी कोई पिक्चर बनाई जा सकती, वो कहता है कि जनाब बताएं ये कौन सा ग्राफ है, तो आप जस्ट इसके बेंड कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हम बता सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एट मोस्ट, वो अभी आ जाता है। इफ n इज द डिग्री ऑफ द सर x पॉलिनोमियल, रेज़ टू पावर 4 में, जी 4 जो है ना x की पावर 4, x रेज़ टू पावर 4 में तो हमारे पास जी उसमें 3 बेंड होंगे, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। एट मोस्ट का लफ्ज़ है। 3 से कम जो है ना, जो 3 से कम है वो अगली स्लाइड में मैं अभी आपको जल्दी, 3 से कम जो होंगे ना उनमें आप सर वो वही तो पैराबोला बनता है, एक कर्व नहीं बनता x रेज़ टू पावर 4 के उसमें। ये देखिए ना, ये मैंने लिखा हुआ है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल एट मोस्ट नंबर ऑफ बेंड स्टार्ट फ्रॉम क्यूब फंक्शन टू ऑनवर्ड। क्यूब या क्यूब से ऑनवर्ड जितने भी हैं ना उसके लिए वो कंडीशन है, लेकिन क्यूब से नीचे स्केयर के लिए उसमें से एक कम कर दें, 1 के लिए 1 में से कम कर दें। जी ये मैंने सारी वो